औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत हूँ। आई होप आप भी खैरियत होंगे। हम कर रहे हैं MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम 14, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी रिलेशन इनवर्स कब होता है। समझ लगी ना बात की? तो याद रखिएगा 1 2 है तो 2 1 करेंगे तो वो इन्वर्स हो जाता है। सिंपल सी बात है। अगर A, B है तो B, A करोगे ऑर्डर पेयरिंग के अंदर, उलट पुलट कर दोगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा। सिंपल, समझ लगी ना बात की? चलें जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। ठीक है जी, क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो आपके पास रिलेशन है A से B है। अगर A से B का रिलेशन है, उसका उलट कर लें B से A, तो वो उसका इन्वर्स बन जाएगा, वो उसका इन्वर्स आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना? समझ लगी बात की? तो सिंपल सी एग्जांपल मैं दूंगा आपको यहाँ पे। देखो ज़रा कि अगर एक रिलेशन A से B फाइंड आउट किया है R, A, B है, बिलोंग टू A क्रॉस B सच डैट A, B बिलोंग टू R। समझ लगी ना बात की? तो इसी तरह अगर हम इसका इन्वर्स की बात करें तो R के ऊपर आपने -1 लगा देना है, तो जारी बात है ये इन्वर्स का सिंबल ही होता है ना। तो देखो ज़रा, A B है तो B A बन गया, बिलोंग टू ये A B कर रहा है तो B A हो गया, सच डैट ऑर्डर पेयरिंग वही होगी, ये A, B जो ना वो रिलेशन ही होगा, लेकिन यहाँ से चेंज हो जाएगा B A बिलोंग टू B क्रॉस A। अंडरस्टैंड ना? समझ लगी बात की? ये सिंपल सी बात है। मैं दोबारा फिर इसकी छोटी सी एग्जांपल देने लगा हूँ। अगर 1, 2 है, उसे 2, 1 कर देंगे, वो उसका इन्वर्स होगा। उसका क्या होगा? इन्वर्स होगा। याद रखिएगा, सिंपल सी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जो आपके कंसेप्ट क्लियर करवाती हैं, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करवाती हैं। यू अंडरस्टैंड? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये याद रखने ज़रूरी होते हैं। यू अंडरस्टैंड ना? समझ लगी बात की? तो कुछ इस तरह की चीज़ें आप याद रखा करें कि जिससे आप ज़हीन लगें और कंसेप्चुअल लगें और आपके मार्क्स पूरे आएँ। यू अंडरस्टैंड ना? पूरा बड़ा लगे। और मेरे लेक्चर्स लेने के बाद बच्चों के पूरे मार्क्स आते हैं, पूरे बड़े लगते हैं। ये याद रखिएगा जी। अगर हम बात करें कि इन्वर्स रिलेशन है तो उसके लिए हम एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं। वो एग्जांपल को आपने फॉलो करना है और एग्जांपल से समझना है कि इन्वर्स रिलेशन किस तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है? सबसे पहले आपने करना होता है कि रिलेशन निकालना होता है। रिलेशन का फिर आपने उलट लेना होता है, वो इन्वर्स रिलेशन बनता है। यू अंडरस्टैंड? सबसे पहले देखो ज़रा, उसने एक शर्त लगाई है कि आपके पास 2 सेट हैं A और B। आप ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करो कि जिसमें A डिवाइड्स B हो, A डिवाइड्स B हो। याद रखिएगा कि सेट थ्योरी के अंदर और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर जो लिखा जाता है ना A डिवाइड्स B, टोटली उलट होता है, उसका लेते हैं हम। तो हमने क्या करना है, हमने ये चीज़ को पहले समझना है। अगर A डिवाइड्स B की आपको समझ लग रही है तो इसका मतलब है कि A डिवाइड होता है B पे, ये आपको समझ लग रही है जर्नल में। लेकिन सेट थ्योरी के अंदर और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर ये गलत, ये नहीं होता, इसे उलट लिया जाता है। ठीक है, क्या आप लोग B डिवाइड्स A, ये याद रखिएगा, ये आगे यूज़ करनी है मैंने। ठीक है ना? तो B डिवाइड्स A, इसका मतलब A डिवाइड्स B अगर लिखा हुआ है ना बुक के अंदर, तो उसका मतलब है कि B डिवाइड्स A है, A डिवाइड्स B नहीं है। उलट आपने मैथमेटिकली लेना है। थ्योरेटिकली ऐसे ही लिखा होगा थ्योरेटिकली, लेकिन मैथमेटिकली आपने ये चीज़ फॉलो करनी है, माइंड में करनी है। ठीक है, कैसे होगी आगे डिस्कस कर लेते हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो ज़रा, देन दी रिलेशन A क्रॉस B निकालना है आपने। A क्रॉस B निकालने का रिलेशन का मतलब क्या होगा? आपने A की वैल्यू लिखनी है, फिर B की लिखनी है। आप क्या करना है, A का हर एक एलिमेंट आपने B के साथ जोड़ के लिख देना है। ऐसे 2 को 2 के साथ, 2 को 6 के साथ, 2 को 8 के साथ, देख लो 2 6 2 8। फिर 3 का हर एक एलिमेंट, A का जो मतलब एलिमेंट 3 है ना, उसे हर एक B के एलिमेंट के साथ जोड़ के लिख देना है। 3 2 3 6 3 8। फिर 4 2 4 6 4 8। ऐसे करके आपके पास टोटल 9 बनेंगे। कैसे पता चलेगा ये कितने बनेंगे? देखो ज़रा, 1 2 3 1 2 3, 3 ज़रब 3 करो, कितना आता है? 9। पेपर में आ चुका है। एक एलिमेंट A है, उसके पास 3 एलिमेंट है, एक एलिमेंट B है, उसके पास 3 एलिमेंट है। बताओ कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? 9 होंगे। कितने होंगे? 9। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर में जी। अगर हम आगे बात करते हैं, देखो ज़रा, सबसे पहले A क्रॉस B आपके पास क्या था? A क्रॉस B था आपके पास 2, 2, 2,6, 2,8, 3,2, 3,6, 3,8, 4,2, 4,6, 4,8। अब देखें, आपने रिलेशन पहले मेक करना है, जो उसने कंडीशन लगाई है उस कंडीशन के हिसाब से।
ठीक है, समझ लगी ना बात की। देखो ज़रा सबसे पहले क्या करना है, आपने करना है ए डिवाइड्स बी। अब ए डिवाइड्स बी का मतलब क्या है मैंने कहा था सेट थ्योरी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो लिखा होता है उसका मैथमेटिकली उलट होता है। देखो ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब है बी डिवाइड्स ए। मैथमेटिकली ये चीज़ होगी। तो क्या करेंगे आप, देखो ज़रा, आपके पास ये ए होता है और ये बी होता है, ठीक है ना। तो क्या करना है, देखो ये पेयर भी आ गया क्योंकि बी डिवाइड करता है, बी ओवर ए, बी क्या है 2/2, तो 1 आ गया। यहाँ पे ये बी है तो 6 2 पे डिवाइड होता है, 8 2 पे डिवाइड होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी होता है डिवाइड, और उसके बाद ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और लास्ट ये पेयर होगा, ठीक है। तो देखो ज़रा 2,2, 2,6, 2,8, 3,6 और 4,8, ये आपके पास मेक हो गया रिलेशन। अब इसका उलट कर दो, आप क्या करो, ऑर्डर पेयरिंग को डिस्टर्ब कर दो, आगे पीछे कर दो, शफल कर दो, ठीक है ना। तो क्या करो, 2,2 ये तो सेम ही रहेंगे, ये 2,6 है 6,2 कर दो, और ये 2,8 है 8,2 कर दो, 3,6 है 6,3 कर दो, 4,8 है 8,4 कर दो। तो आपके पास रिलेशन आएगा इनवर्स में, किस में आएगा, इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। मिसाल है छोटी सी, 10,20, अगर एक आपके पास रिलेशन है, पेपर में वो कह देता है कि इसका इन्वर्स बताओ, इसका इन्वर्स ये होगा ना, वो होगा ये वाला, देखिएगा, ठीक है। 20 पहले लिख देंगे, 10 बाद में। तो ऑर्डर पेयर आपने शफल कर देना है, क्या कर देना है, शफल, आगे पीछे कर देना है, ठीक है, इंटरचेंज कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन। यू अंडरस्टैंड। तो आपके पास ये बनेगा इनवर्स आर का। एरो डायग्राम के बारे में अगर बात करें तो देखें ज़रा, सबसे पहले आपके पास वही रिलेशन है जो हमने पीछे डिफाइन किया है। देखो ज़रा, सबसे पहले क्या करना है, सेट ए को आपके पास नंबर्स हैं वो यहाँ पे लिख लें 2 3 4, और सेट बी के 2 6 8, ठीक है। अब रिलेशन में चले जाएं, रिलेशन वही डिफाइन किया हुआ है, पहले वाला रिलेशन चल रहा है, ठीक है ना, ए डिवाइड्स बी वाला। अब देखो 2 को 2 के साथ मिलाओ, 2 को 2 के साथ मिला दिया, फिर बाद में 2 को मिलाओ 6 के साथ, ठीक है, फिर बाद में मिलाओ 2 को 8 के साथ, समझ आ रही ना बात की। अब 3 को मिलाओ 6 के साथ, ये लो, फिर 4 को मिलाओ 8 के साथ, ये लो, ये आपकी एरो डायग्राम बन गई। क्या बन गई, एरो डायग्राम। अब इसी डायरेक्शन, इसी एरो को आप उलट कर दो, रिवर्स कर दो, तो आपके पास उसका इन्वर्स बन जाएगा। अब देखो ज़रा, सबसे पहले क्या करना है, सारे एरो उलट कर देने आपने। क्या करना है, सबसे पहले 2 को 2 के साथ, ठीक है, फिर बाद में 6 2 के साथ, फिर 8 2 के साथ, फिर 6 3 के साथ, फिर 8 4 के साथ। आप चेक कर सकते हो कि आपके पास ये क्या निकलेगा, इनवर्स निकलेगा। क्या निकलेगा, इनवर्स। तो हमें ये पता चला कि जब भी आपने एरो डायग्राम की बात करनी है तो आप जो डायरेक्शन, आपके पास जो एरो होंगे रिलेशन के, अगर वो आप रिवर्स कर दो, उलट कर दो, तो आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है। समझ लगी ना बात की, याद रखिएगा। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन, ये आपने खुद करनी है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसे परफॉर्म किया है। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की, खुद करिएगा। ओके, आगे देखो ज़रा, इसमें एक नोट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, वो इसमें एक नोट है, वो ऑब्जेक्टिव में उसने पूछना भी है और वो पूछता भी है, और आप पास पेपर निकाल के ऑब्जेक्टिव देख भी सकते हो कि उसने अनलिमिटेड ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सा, कि अगर आप जब इनवर्स रिलेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म करते हो, देन नोट करने वाली बात है कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो। पहले आप क्या करो, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन रिलेशन की करो। जैसे हमने एरो डायग्राम नहीं ना, पहले रिलेशन की फिर उसके उलट की, ये तो वो इनवर्स बन गया। इसी तरह ही आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म करो रिलेशन की, देन
उसका ट्रांसपोज ले लो। क्या ले लो? ट्रांसपोज। पता ना ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज होता है रो जो होंगी बनेगी ना, रो बनेगी हॉरिजॉन्टल, उसे आप कॉलम बना दो, जो कॉलम होगा उसे आप रो बना दो। देन आपके पास जो आंसर आएगा वो इनवर्स रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन होगी इन मैट्रिक्स में। यू अंडरस्टैंड? ये कुछ चीज़ें याद करने वाली, तो ये याद रखिएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको बड़े काम आने वाले हैं। नोट देख सकते हो आप, ठीक है, कि इनवर्स रिलेशन इन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू एम का ट्रांसपोज, या ऐसे कह सकते हो आप एम का इनवर्स इज इक्वल टू एम का ट्रांसपोज। ये याद रखिएगा, ठीक है ना? समझ लगी ना बात की जो मैंने आपको बताई है कि आप इनवर्स रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन करोगे मैट्रिक्स फॉर्म में तो देन वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है ना? समझ लगी ना बात की? ये कुछ पॉइंट्स है याद करने वाले। अब आगे देखो ज़रा, एक्सरसाइज है लेट आर बी अ बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए, प्रूव डैट। प्रूव क्या करना है? पहला पार्ट है आपके पास इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, देन प्रूव करो कि आर का इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होता है। याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव में सेम नंबर लेते हैं, तो हमने जो पीछे इनवर्स रिलेशन की एग्जांपल परफॉर्म की उसमें 2,2 था ना, तो वो आपके पास रिफ्लेक्सिव था, तो उसका हमने क्या किया, इनवर्स लिया, तो उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा था, 2,2 ही आ गया था। 2,2 बिलोंग टू आर, 2,2 बिलोंग टू आल्सो आर का इनवर्स रिलेशन। समझ लगी ना बात की? इसी तरह 10,10 बिलोंग टू आर, आल्सो 10,10 बिलोंग टू इनवर्स। समझ लगी बात की? ये तो क्या होगा, समझ लगी ना बात की? रिफ्लेक्सिव जो है ना वो उसका, अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो उसका इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव ही होता है। याद रखिएगा। कैसे? देखो जरा, सपोज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये गिवन दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है। देन बाय डेफिनेशन फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए एलिमेंट ऐसा है जो ए से लिया, देन ए कॉमा ए बिलोंग टू आर। रिफ्लेक्सिव में होता है कि अगर आप ए ले रहे हो एक रिलेशन ए से, तो देन ए कॉमा ए सेम ऑर्डर पेयरिंग वो उसी रिलेशन को बिलोंग करेगी। जैसे देखो 2 आपने लिया आर से, तो 2,2 भी आर के अंदर होना चाहिए। अगर आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, तो फिर इसका इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा। समझ लगी ना बात की? इसी तरह देन आल्सो ए कॉमा ए बिलोंग टू आर का इनवर्स रिलेशन। समझ लगी ना बात की? तो देन हम क्या कह सकते हैं कि आर इनवर्स इज आल्सो रिफ्लेक्सिव। अगर ये क्या आपके पास आर अगर रिफ्लेक्सिव है तो उसका इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव ही होगा अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल्स। ये याद रखिएगा। ओके जी। अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दूसरा पार्ट है आपके पास। आप ये देखें कि इसमें उसने क्या दिया हुआ है, गिवन आर इज सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि 3,2 बिलोंग टू, अगर आर करते हैं तो इसका जो उलट है, इसका जो उलट होगा वो भी इसे बिलोंग करना चाहिए। जैसे देखो जरा 3,2 है तो 2,3 भी बिलोंग करता है आर को, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक है। समझ लगी बात की? तो इस तरह की सिमेट्री की डेफिनेशन होती है। अब इसका इन्वर्स भी सिमेट्रिक करना है। ओके, तो वो कैसे होगा? देखो अगर हम बात करें इसके उलट की, इसके इन्वर्स की, तो इसका इन्वर्स क्या आएगा? 2,3 बिलोंग करता है आर इन्वर्स को, क्योंकि ये पड़ा हुआ है उसके अंदर। समझ लगी ना बात की? क्लियर है? अब इसी तरह अगर इसी का इन्वर्स निकालें 2,3 का, तो वो क्या निकलेगा? 3,2। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी बात की? तो यही चीज़ हमने लिखनी है, प्रूव करनी है। सिंपल सी चीज़ है। देखो जरा, suppose that R is symmetric, then for all A, B belong to R. Okay, A comma B belong to R and B comma A belong to R. 3, 2 या 2, 3, A B उसकी जगह पे ले लिया मैंने। Then B comma A belong to R का इनवर्स रिलेशन आल्सो, क्योंकि B comma A उसके अंदर ही पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? ये देखो, ये पड़ा हुआ है, तो ये बिलोंग करेगा इसे। समझ लगी बात की? इसी तरह ही इसका उलट क्या आएगा? B, A, ये लो। ओके हो गया ना? तो इसका उलट आपके पास इनवर्स पड़ा हुआ है आपके पास। अब देखो जरा A, B, ये किसका उलट है? ये किसका इनवर्स है? B, A का। तो क्या कह सकते हैं, जो R आपके पास सिमेट्रिक होगा वो आपके पास उसका इनवर्स वो भी सिमेट्रिक ही होगा। याद रखिएगा जी। अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास है कि R अगर ट्रांजिटिव है तो उसका इन्वर्स भी ट्रांजिटिव होना चाहिए। बड़े सिंपल से तरीके के साथ करवाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ट्रांजिटिव के लिए आपके पास 3 नंबर होने चाहिए।
1 2 3 समझ लो, ठीक है। पहले मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर आप अच्छे से जनरल समझ लीजिएगा, ठीक है। देखो ज़रा, 1 2 3 बिलोंग टू आप करते हो आर, ठीक है। तो 1 को मिलाओ 2 के साथ, 1,2 बिलोंग टू आर। फिर 1 को मिलाओ आप 2 को मिलाओ 3 के साथ, 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 3 के साथ बिलोंग टू आर। अब आपने मिला क्या करना है, दरमियान वाला छोड़ देना है, ये दरमियान वाला आप कट कर दो, ख़त्म कर दो। 1 को मिलाओ 3 के साथ, 1 को, या समझ लो ऐसे, ये कि ना 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, समझ लो ऐसे 2 ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। तो 1,3 बिलोंग टू आर। तो देखो ज़रा, पहले बनाया 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, एंड पे अगर 1 और 3 भी बिलोंग करते हैं ना आर को, तो ऐसा रिलेशन जो होता है ना वो ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। चलें करते हैं जर्नल। सपोज कर लिया कि आर जो है ना वो ट्रांजिटिव है, देन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। 3 नंबर है ए बी सी, 1 2 3, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर। अल्टीमेटली बी खत्म हो गया, जैसे 2 खत्म हो गया मिड में, ए सी बिलोंग टू आर, समझ लगी बात की। तो ये ट्रांजिटिव हो गया। नाउ इसका इन्वर्स क्या होगा, बी कॉमा ए, बी कॉमा ए। इसका इन्वर्स क्या होगा, सी कॉमा बी, सी कॉमा बी। अब देखो सी कॉमा बी, तो क्या करना है अब आपने ये करना है कि जो बी और बी है दोनों कैंसिल हो गए, बी और बी दोनों सेम ऑर्डर पेयर के अंदर, वो भी कैंसिल हो गए। बाकी क्या रह गया, ए कॉमा सी बिलोंग टू आर का इन्वर्स। तो देन हम कह सकते हैं कि आर जो इन्वर्स रिलेशन है वो भी ट्रांजिटिव होता है। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। और एक बात याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है ज़्यादातर, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है लेकिन कभी आया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको डिटेल के साथ करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि आपके पास आर सिमेट्रिक होता है तो उसका इन्वर्स भी सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है उसका इन्वर्स भी ट्रांजिटिव होता है। ऐसे ये चीज़ें छोटी छोटी आपने करनी है, ठीक है ना, जो आपको कंसेप्चुअल बनाएंगे। यू अंडरस्टैंड जी। एंटीसिमेट्रिक की बात करते हैं। सबसे पहले एंटीसिमेट्रिक आपके पास है, देखो ज़रा कि आर अगर एंटीसिमेट्रिक है तो देन उसका रिलेशन भी एंटीसिमेट्रिक होगा। देखो एंटीसिमेट्रिक के लिए होना ज़रूरी ये है कि आपके पास जो ऑर्डर पेयर हो वो दोनों सेम हो, जैसे रिफ्लेक्सिव में थे, समझ लगी ना बात की, वैसे होने चाहिए। देखो ज़रा 2 = 2,2 बिलोंग टू आर, अंडरस्टूड उसके इन्वर्स को भी बिलोंग करेगा। ये हमने पीछे पढ़ लिया था रिफ्लेक्सिव में ही, यही एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई होगी। देखो ज़रा, सबसे पहले क्या होगा, सपोज दैट आर इज एंटीसिमेट्रिक, देन फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, देन हम कह सकते हैं अगर ये एंटीसिमेट्रिक है तो ए और बी दोनों सेम होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। समझ लग रही ना बात की। ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग टू आर, अंडरस्टूड बात है ना, समझ लगी बात की। क्योंकि अगर ये दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, तो ये आर को इसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, लाइक, ठीक है ना। तो देन क्या होगा, अब देखो ज़रा, देन हम इसका इन्वर्स लें तो बी कॉमा ए आएगा, तो वो एग्जिस्ट करता है आर के अंदर। फिर उसी तरह ही अगर हम इसका इन्वर्स लेने के बाद अगर इसका इन्वर्स लें तो ये भी आपके पास एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आप जैसे मर्जी आगे पीछे करें सेम नंबर को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एंटीसिमेट्री के लिए ज़रूरी है कि आपके पास नंबर जो है ना सेम हो, तो फिर आपके पास जो रिलेशन है वो एंटीसिमेट्रिक होगा। यू अंडरस्टैंड, याद रखिएगा। अब आगे, इफ़ आर इज सिमेट्रिक, ऑब्जेक्टिव आई हुई अल्लाह दैट टाइम अनलिमिटेड, तो देन आर का जो रिलेशन होगा वो अपने इनवर्स के इक्वल होगा। आर का जो रिलेशन है, आर रिलेशन इज इक्वल टू अपने इनवर्स के इक्वल होगा, याद रखिएगा। समझ आएगी ना बात की। कंप्लीमेंट्री रिलेशन, कंप्लीमेंट्री रिलेशन की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि आपके पास ए क्रॉस बी, सबसे पहले आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी। ए क्रॉस बी को मतलब ऐसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। पीछे मैंने लेक्चर्स में, काफ़ी लेक्चर्स में मैंने ये बताया है, तो मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट
माइनस करेंगे उसमें से रिलेशन जो उसने गिवन दिया होगा, तो क्या होगा, ए कॉमा बी जो है ना, समझ ले 1,2 है, यहाँ पे बिलोंग टू ए क्रॉस बी करते हैं, ये माइनस का साइन होता है, पता है ना। इसमें से आपने ए कॉमा बी वो वाले ऑर्डर पेयर निकाल देने हैं जो आर को बिलोंग नहीं करते, जो आर को बिलोंग नहीं करेंगे, तो वो आपने निकाल देने। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर का कंप्लीमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर का कंप्लीमेंट। एग्जांपल है छोटी सी, ए की वैल्यू दी गई है, ए क्रॉस ए निकालना है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी होना चाहिए था, यहाँ पे ए की सेट है तो ए क्रॉस ए निकालेंगे, बी की जगह पे भी ए को यूज करोगे आप। देखो जरा, ए क्रॉस ए 1,2 3 1,2 3, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऑर्डर पेयरिंग सबकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। 1 को सबके साथ जोड़ना है, 1 1 1 2 1 3, 2 को सबके साथ 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, समझ लगे ना बात की। 9 बनेंगे, 9 बनेंगे ये सारे। अब आपने क्या करना है, उसने जो गिवन रिलेशन दिया वो लिख देना आपने। गिवन रिलेशन है 1 1 1 3 2 2 2 3 और 3 1। अब हम इसका एक कंप्लीमेंट निकालते हैं इस रिलेशन का, समझ लगी ना बात की। तो वो ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पेपर में ये चीज़ें पूछता है ऑब्जेक्टिव में जी। अब आप वैल्यू लगा दोगे ए क्रॉस ए की, माइनस आप रिलेशन कर दोगे, उसका कंप्लीमेंट आ जाएगा, समझ लगी ना बात की। अब देखो बात सुनो मेरी, अगर हम मैट्रिक में चले जाते हैं, बी का कंप्लीमेंट निकालना होता था, बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। जिसका बी कंप्लीमेंट निकालना होता है ना, उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते थे। याद रखिएगा, ये जो रिलेशन है ना, ये पेपर में उसने इसका नाम पूछा हुआ है, याद रखिएगा। ये होता है यूनिवर्सल रिलेशन और ये होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी मज़े की, और ये कंप्लीमेंट है, ठीक है ना, आर का। अब आप क्या करोगे, देखो ज़रा, काट दो, सेम है। उसके बाद आगे 1 2, ठीक है, 1 3, उसके बाद आगे ये भी काट दो, ठीक है, आगे 3 1, ये भी काट दो, ठीक हो गया, समझ लग रही है ना बात की। तो बाकी क्या बचा आपके पास, 2 3 देख लो, 2 3, ये भी काट दो, ये लो, ठीक है। बाकी क्या रह गया, 1 2 3, ये 4। और एक बात याद रखिएगा, आपने वो लिखने होते हैं जो पहले में बचते हैं, कंप्लीमेंट में ऐसे करते हैं बच्चे, ये बड़ी मिस्टेक करते हैं। क्या बचा आपके पास, 1 2, उसके बाद 2 1, उसके बाद आपके पास 3 2 और एंड पे 3 3। ये आपके पास कंप्लीमेंट आ गया आर का, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की। इस तरह आपने निकालना है ये जी। आपके पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें 2 पार्ट्स हैं, ए और बी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आए हुए हैं, आ भी सकते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ओके, सबसे पहले उसने आपको एक रिलेशन दिया है, जो कि रिलेशन है आर, और ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं जी ए कॉमा बी सच डैट ए जो है ना वो छोटा है बी से। इट मीन कि ए जो है वो 1 होगा मिसाल के तौर पे, और बी जो वो 2 होगा, कुछ इस तरह आप माइंड में रख लें, ठीक हो गया। देन क्या होगा, ये छोटी सी मैंने एग्जांपल दी है अपने पास से, ठीक है। द सेट ऑफ इंटीजर्स, देखो लिखा हुआ है ऑन दी सेट ऑफ इंटीजर्स, इसका मतलब है ये किस सेट से लिए गए हैं, ये इंटीजर्स से लिए गए हैं, ये इंटीजर्स पर डिफाइन है। मतलब डिफाइन का मतलब होता है z to z, ठीक है ना, z to z, या ऐसे z to z, या ऐसे z क्रॉस z, समझ लगी ना बात की। इसका मतलब ये होता है जिस सेट से लिए जाते हैं उसके ऊपर उसकी मैपिंग होती है, यू अंडरस्टैंड। जैसे a z इंप्लाइज z, एक दूसरी z to z, z क्रॉस z, तो ये जब लिखेगा ना ऑन दी सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑन दी सेट ऑफ नेचुरल, तो n आ जाएगा z की जगह पे, यू अंडरस्टैंड। ए पार्ट है, ए का कंप्लीमेंट निकालना है, बी पार्ट है उसका आपने इनवर्स निकालना है। गिवन है आपके पास ये रिलेशन, तो देन यूनिवर्सल सेट आपको पहले पता होना चाहिए कंप्लीमेंट के लिए। तो क्या करेंगे, u इक्वल टू इंटीजर टू इंटीजर, ठीक है, ये उसने किया होगा ना ऑन इंटीजर, तो
तो u इज इक्वल टू z क्रॉस z, इस तरह आप डिफाइन करोगे यूनिवर्सल सेट को। देन आप कंप्लीमेंट जब निकालोगे तो देखो ये यूनिवर्सल सेट है, किसी का भी जब आप कंप्लीमेंट निकालते हो उसे यूनिवर्सल में से माइनस करना पड़ता है, समझ लगी ना बात की। तो देखो जरा a का अगर आप कंप्लीमेंट निकालते हो u माइनस a करोगे, ठीक है, तो u आपके पास आ गया है। अब r का आपने कंप्लीमेंट निकालना था, तो क्या करोगे, z क्रॉस z माइनस r, तो इसका कंप्लीमेंट आपके पास क्या आएगा, उलट आ जाएगा। a लेस देन b है तो नॉट आ जाएगा यहाँ पे, नॉट, इसका मतलब है a ग्रेटर देन b और इक्वल आ जाएगा, समझ लगी ना बात की। तो नॉट a लेस देन b, इसका मतलब a ग्रेटर देन इक्वल टू b, यू अंडरस्टैंड। इसी तरह आपने इनवर्स निकालना है, इनवर्स क्या होता है, इसका उलट होता है, इसका उलट ले लोगे, a लेस देन b या a ग्रेटर देन b कर दो तो उसका इनवर्स आ जाएगा, यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो ये सिंपल सी आपके पास एक्सरसाइज थी। आपके पास एक छोटा सा थ्योरम है कि r अगर रिफ्लेक्सिव होता है तो वो इररिफ्लेक्सिव b होता है, ये हमने प्रूव करना है। चलें जी, सबसे पहले देखें ज़रा, सपोज कर लें कि r आपके पास रिफ्लेक्सिव है, देन बाय डेफिनेशन फॉर ऑल a बिलोंग टू a, तो इसका इमेज भी इसके अंदर होना चाहिए, a, 1 बिलोंग टू रिलेशन 1 बिलोंग टू a, समझ लगी बात की। तो ये समझ लो, ये मैंने छोटी सी एग्जांपल ऊपर लिखी है। अगर एक नंबर बिलोंग करता है किसी भी सेट को तो उसका इमेज उसके अंदर होना चाहिए, मतलब वैसा ही ऑर्डर पेयर बनना चाहिए जैसा अब सीसा और ऑर्डिनेट है, ठीक है। तो a बिलोंग टू r, बट कंप्लीमेंट्री रिलेशन भी उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, समझ लगी ना बात की। अब देखो एक बात याद रखिएगा, कोई भी रिलेशन है उसका कंप्लीमेंट भी आप निकाल सकते हो। जैसे सेट है उसके आपने ऑर्डर पेयर निकाले हैं, a क्रॉस a निकाली है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली है, a क्रॉस b, a क्रॉस c निकाली है, या x क्रॉस y निकाली है, तो उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो उसे कंप्लीमेंट बनाते हैं, समझ लगी ना बात की। तो इसी तरह वो कह रहा है कि बट कंप्लीमेंट्री रिलेशन के a डज नॉट बिलोंग टू r, जो चीज़ r को बिलोंग करेगी वो उसके कंप्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगी, जो चीज़ सेट को बिलोंग करती है वो उसके कंप्लीमेंट को बिलोंग नहीं करती। ये हम मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, समझ लगी ना बात की। तो देन a बिलोंग टू r अगर करे तो r होता है रिफ्लेक्सिव, अगर ना करे तो इररिफ्लेक्सिव, समझ लगी ना बात की। तो हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन इररिफ्लेक्सिव भी होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट, यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। ऑब्जेक्टिव पेपर में कैसे पूछता है, याद रखिएगा, पेपर में उसने पूछना है कि अगर आपके पास एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, आया कि वो इररिफ्लेक्सिव भी होगा पक्का होगा, ठीक है ना। कैसे होगा, मैंने आपको प्रूफ दे दिया। दूसरी, इफ़ r इज़ इररिफ्लेक्सिव, अगर r इररिफ्लेक्सिव है तो मे और मे नॉट भी, पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कोई पता नहीं है, समझ लगी बात की। मे और मे नॉट भी, मस्ट नहीं, मे और मे नॉट भी, ठीक है, समझ लगी बात की। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर r इररिफ्लेक्सिव है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, ये मैं कोई पता नहीं है, पक्का पता नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर रिफ्लेक्सिव है r तो इररिफ्लेक्सिव वो पक्का होगा, यू अंडरस्टैंड ना जी। अगर हम आगे बात करें तो आपके पास आगे एक ही एग्जांपल है, वो बेसिकली हम पीछे करके आए हैं एग्जांपल, कि अगर आपके पास r सिमेट्रिक है तो उसका इन्वर्स और जो जेन्युइन रिलेशन है वो दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। ये पीछे हमने थ्योरम किया, एग्जांपल की हुई है। ये जो एग्जांपल पीछे आपको दी हुई थी वो टोटली स्टेटमेंट उसकी रॉन्ग है, यू अंडरस्टैंड ना। तो ये मैंने एग्जांपल छोड़ दी, आगे कॉम्पोजिट रिलेशन की बात करेंगे। कॉम्पोजिट रिलेशन जो है, जैसे कि पता चल रहा है कि कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन है, कुछ दो से ज़्यादा सेट्स हो सकते हैं, ठीक है, या दो से ज़्यादा सेट्स हो सकते हैं। या ऑर्डर पेयरिंग की बात करें तो आपके पास दो से ज़्यादा ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो चलो बात करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि आपके पास एक रिलेशन है r जो कि a से b है, a से b दो सेट है, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट ली है, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ली है ये वाली, ठीक है ना, a क्रॉस b लिया है, समझ लगी ना बात की। तो उसका जो रिलेशन बना है वो r बना है, क्या बना है, r बना है। ये मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, समझ लेंगे, स्टेटमेंट को समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। एक रिलेशन है r जो a से b है, यू अंडरस्टैंड। दूसरा रिलेशन है s जो b से c है, जो b से c है, समझ लगी ना बात की। अब देखो इसके अंदर एलिमेंट जो होंगे ना, ये वाले a के अंदर, a बिलोंग टू a, b बिलोंग टू b और c बिलोंग टू c, ऐसे एलिमेंट्स पड़े होंगे इनके अंदर, समझ लगी ना बात की। तो इसका मतलब है जो s का जो रिलेशन है, s रिलेशन जो है वो b से c होगा,
बी से सी होगा। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो कुछ ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है कि इस स्टेटमेंट्स को समझना है और कंपोजिशन जो ना कंपोजिशन इनकी बनानी है, रिलेशन इनका बनाना है, क्रिएट करना है, कैसे करना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं जी। अगर हम आगे बात करें तो अब ज़रा डेफिनेशन को समझ लेते हैं, स्टेटमेंट तो समझ लग गई है। अब देखो ज़रा, ए से बी जो है ना वो ऑर्डर पेयर होगा आपके पास आर के लिए, ठीक है। ये मैंने एरो के साथ समझाया हुआ है आपको कि ए से बी जो ऑर्डर पेयर होगा वो आर के लिए। अब बी से सी जो ऑर्डर पेयर होगा वो होगा एस के लिए। अब अगर हम बात करें ए से सी, ये डायरेक्ट पहले से लास्ट पे जाना है तो वो कंपोजिशन होगी। वो क्या होगी? कंपोजिशन। बी इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, समझ लगी ना। बी इसके अंदर मर्ज होगा और ए से सी पहुंच जाएंगे हम। तो देखो ज़रा, देन ए से सी बिलोंग टू एस ओ आर। एस ओ आर, ओ क्या है? एक ऑपरेशन है। ये क्या है? एक ऑपरेशन है। ये मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है, ठीक है, स्टेरी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का भी हो सकता है और ये प्लस का भी हो सकता है और ये डिवीजन का भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये एक ऑपरेशन है, एस ऑपरेशन आर, ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो ए से सी जो बिलोंग टू एस ऑपरेशन आर बनेगा वो होगा कंपोजिशन हमारे पास फंक्शन। डेफिनेशन आप देख लेते हैं, सिंपल जो उसने दी हुई है आपके हैंडआउट्स के ऊपर, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो ज़रा, ये जो है ना, ये देखो ज़रा, ये डेफिनेशन है, आगे सारा मेंशन किया हुआ है। ए सी बिलोंग टू ए, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की। उसके बाद देखो ज़रा, अब ए सी आपकी डेफिनेशन है यहाँ तक, ये वाली। बाकी आगे सारा मेंशन किया हुआ है कि ए बिलोंग टू ए होगा और सी बिलोंग टू सी होगा, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू बी होगा, ए बी बिलोंग टू आर होगा और बी सी बिलोंग टू एस होगा। यही जो मैंने ये आपको सारा रिवाइज करवाया, समझाया, समझ लगी ना बात की। तो ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन थी, जिस तरह मैंने ये समझाई इस तरह आपने अपने हैंडआउट्स के ऊपर ड्रा करके अच्छे से समझनी है। यू अंडरस्टैंड ना। ये हो गया आपकी कंपोजिशन फंक्शन की या कंपोजिशन रिलेशन की डेफिनेशन। एग्जाम्पल समझ लें, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ना एरो के साथ लाजमी कीजिएगा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ जी। अगर हम आगे बात करें तो आपके पास एक छोटी सी एग्जाम्पल है, वो डिस्कस कर लेते हैं और कंपोज करेंगे यहाँ पे टू रिलेशंस आर और एस को, समझ लगी ना बात की। तो याद रखिएगा कि जब भी आपने, ये मैं बताने लगा हूँ, ये अपने माइंड में बिठा लीजिए, जब भी आपने कोई भी दो या दो से ज़्यादा रिलेशन कंपोज करने हैं तो डायग्राम की मदद से करने हैं। डायग्राम के बगैर आपने करने ही नहीं है, समझ लगी ना बात की, छोड़ देने हैं, होने ही नहीं है, रट्टा लगाना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आपने डायग्राम को माइंड में लेके आना, डायग्राम के साथ आपने करने हैं। यू अंडरस्टैंड ना। अब देखो ज़रा, सबसे पहले आपने निकालना है अगर एस ओ आर, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, ये एस ओ आर जो है ना, बेसिकली आपने आर का रिलेशन और एस का रिलेशन बाद में लिखना है, यही याद रखिएगा, समझ लगी ना बात की। तो ये थोड़ा सा ना एस, देखो ना, एस ओ आर को फाइंड आउट करने के लिए आपने माइंड में ये रखना है। सेट थ्योरी के अंदर ये थोड़ा सा उलट होता है, मैथमेटिकली जब समझाते हैं ना बच्चों को, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार यहाँ पे तो कुछ ये लिखा हुआ, सारी ये समझाई जा रहे हैं। तो समझ लगी बात की। चलो पहले हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। एक रिलेशन आपके पास आर है जो कि ए से बी है, जो कि ए से बी है, समझ लगी बात की। तो मैंने क्या किया, ए और ये बी, एक रिलेशन बना जिसका नाम आर है। दूसरा रिलेशन है आपके पास एस, जो कि बी से सी है, जो कि बी से सी है, उसका नाम एस है, समझ लगी बात की। क्लियर है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी, सिंपल से कंसेप्ट है। क्लियर हो गया। अब आपने क्या निकालना है, ये निकालना है। उसके लिए आपको आर को पहले लिखना पड़ेगा, आर वाले रिलेशन को, और एस वाले को बाद में लिखना पड़ेगा। तो फिर आपके पास आर ओ एस, मतलब कि एस ओ आर निकलेगा। समझ लगी ना बात की, और थोड़ा सा याद करना है आपने, देखना है। तो अब हम कंपोज करते हैं आर और एस को, समझ लगी ना बात की। तो हमारे पास निकल आएगा एस ओ आर। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक इस तरह का, आपने कह लो कि एक सर्कल या इस तरह का आपने एक ओवल बनानी है। तो करना क्या है, उसके अंदर एक एलिमेंट लिख देने। किसके एलिमेंट लिखने, एक। लेकिन पता कैसे चलेगा, यहाँ पे एक एलिमेंट है, याद रखिएगा। देखो ए से बी कह रहा है, तो इट मीन के पहले जो एलिमेंट है ना, ये वाले, ये सारे, ये एक एलिमेंट है। रिपीट हो रहे हैं कोई मसला, डजंट मैटर, आपने सिंगल सिंगल करके लिखने हैं, ए बी सी। ओके, अब ये बी जो है ना, दूसरा एलिमेंट है, 1, देखो जरा, 1 3 और यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। अब 2 का यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा अगले रिलेशन में देखो कहीं 2 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2।
तो इट मीन कि आपने इसे पूरी काउंटिंग में लिखना है। देखो ज़रा ये याद रखिएगा 1 4 3 और 1 4 है बस। तो आगे देखो ज़रा यहाँ पे 2 जो है ना 2 वो 2 देखो ये एंड वाले नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 4 जिसे ऑर्डिनेट कहते हो, पहले वाले अबसीसा होते हैं 1 4 3 4 1। अब स्टार्ट में 2 होना चाहिए था, फिर कहीं ना कहीं 2 पड़ा है, कहीं ना कहीं पड़ा होगा 2, ये पड़ा हुआ है 2। तो इट मीन का आपके पास जो बी सेट होगा वो होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे सेट आपने रिप्रेजेंट करवाना है। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी बात की? रट्टा नहीं लगाना। आगे उसके बाद क्या करना है, आपने इसमें आ जाना है। अब देखो जरा ये 1 2 3 और ये 4 वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, वो तो एक सेट बन गया बी। अब आपने लास्ट वाले जो देखने हैं वो वाले एक्स एक्स वाई जी, एक्स वाई जी जो है ना वो सी सेट होगा। वो कौन सा सेट होगा? सी होगा। आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसे कैसे हम हैंडल करेंगे। जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आज जुम्मे का दिन है और गराई हो रही है, इसी की आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये अजान नहीं हो रही कोई, या जुम्मा नहीं पढ़ा जा रहा, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे कोई मेरे लेक्चर सुनते हैं समझते हैं पता नहीं आप पीछे आवाज़ आ रही है, अजान हो रही है, तो ये ना एक मतलब चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। ओके चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कंपोज कैसे करने हैं, क्योंकि मैं समझा गया, थक गया हूँ। स्टेटमेंट को भी समझा दिया मैंने और आपको ये भी बनाना, डायग्राम के अंदर सेट लिखने भी आपको बता दिए कि कैसे आपने लिखने हैं, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले आपने करना क्या है। देखो ज़रा सबसे पहले आपने ये देखना है कि ए किसके साथ जुड़ा हुआ है? 1 के साथ। ए किसके साथ जुड़ा हुआ है? 1 के साथ। ए को आपने 1 के साथ मिला देना है, ए 1 के साथ मिला देना है, ठीक है। अब कहाँ पे एंड किया था? यहाँ पे 1 पे। तो 1 जो है ना 1 आपका एंड पे था, तो यहाँ पे स्टार्ट पे आपने ढूंढना है। एस वाले सेट में आपने स्टार्ट में ढूंढना है। स्टार्ट में किधर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। चलो अब 1 को x के साथ मिलाना है। किसके साथ मिलाना है? x के साथ। देख लो 1 x के साथ मिल गया। लो ये एक आपका ऑर्डर पेयर आ गया, एक आपका ऑर्डर पेयर आ गया, ये लो लिखो ज़रा। और एक और बात क्लियर कर दूं, ध्यान से समझिएगा कि जब भी आपने SOR निकालना है तो आपने रिलेशन RS लिखना है, RS लिखना है। याद रखिएगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली कंसेप्ट है, ठीक है ना। याद रखिएगा सेट थ्योरी के अंदर। अब देखो ज़रा करना क्या है, SOR इज इक्वल टू पहला ऑर्डर पेयर आपके पास आ गया A से X, A से X, समझ लगी ना बात की। A से X आपका ऑर्डर पेयर आ गया और 1 इसके अंदर मर्ज हो गया। अब पूरा का पूरा रूट बन रहा है, पूरे का पूरा रूट बन रहा है। वो वाला आपका एलिमेंट जो होगा वो आपका कंपोज एलिमेंट होगा, वो आपका कंपोज रिलेशन का एलिमेंट होगा। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी ना बात की। तो याद रखिएगा A से 1 से X, तो 1 मर्ज करके A से X जो आपका कंपोज का एलिमेंट आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी ना बात की? क्लियर है? फिर हम आगे चलेंगे जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने A और 4 को देखना है, A और 4 को। अच्छा 4 पे एंड किया है, 4 ढूंढो ज़रा। नहीं भाई जान छूट गई। ओके हो गया। फिर आप B3 पे आ जाओ, B3 पे आओ। B3 पे आए जब, तो एंड 3 पे किया है, लें जी यहाँ पे आ गया 3y। B3 पे पहले जाओ, B3 एंड कहाँ पे हुआ था? अब 3 पे हुआ था। 3 से y की तरफ जाओ, 3 से y की तरफ। ओके हो गया, ये रूट होगा कंप्लीट। BY क्या आ जाएगा? B, Y, दूसरा एलिमेंट मिल गया। समझ लगी बात की? क्लियर है ना? दूसरा एलिमेंट मिल गया। अब देखो जरा आगे, फिर B3 भी हो गया। अब C1 1 पे एंड किया है, 1 पे एंड किया है। ये देखो जरा 1 पे एंड हुआ 1x, ठीक है 1x। C1 C से 1 से x, रूट हो गया कंप्लीट, रूट हमारा हो गया कंप्लीट। 1 फिर मर्ज हो गया, तो यहाँ पे आएगा C, X, तीसरा एलिमेंट हो गया। ओके अब फिर देख लेते हैं आगे। C4 4 पे एंड हुआ है। कहाँ पे हुआ है? 4 पे एंड हुआ है, 4। हाँ जी 4 पे एंड हुआ है, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। लो जी ओके हो गया। अब B से 3 फिर दोबारा देख लो जरा, B से 3 पे एंड हुआ है। देखो जरा 3 पे एंड हुआ है तो 3y, समझ लग रही बात की? 3y देखो जरा, ये 3y, तो by क्या आएगा? by वो हो गया हमारा, ठीक है जी। उसके बाद आगे और देख लो जरा, B3 कहाँ पे एंड हुआ है? 3 पे, तो 3z,
3 जी, ये देख लो ज़रा, B3 3 जी, तो ये लो जी 3 आ गया आपके पास जी, ये आपके पास कंपोज फंक्शन आ गया। बस इसके अलावा और आपके पास कोई भी नहीं बनेगा ऑर्डर पे जो कि कंपोज रिलेशन के अंदर आए। यू अंडरस्टैंड ना जी। अब हम दोबारा ज़रा डिस्कस कर लेते हैं इसी को ही, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, और छोटी सी मिस्टेक भी हो गई है, वो भी हमने क्लियर करनी है। देखो ज़रा, सबसे पहले रूट देख लो किस किस के कंप्लीट हुए हैं, वो लिखने हैं। मैंने क्या किया था, 3Z लिख दिया था, तो BZ आएगा। चलो अब दोबारा ज़रा लिख लेते हैं रूट जिनके कंप्लीट हुए हैं। देखो ज़रा, SOR इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा, AX एक रूट हो गया, A का आप दूसरा देखो कोई रूट कंप्लीट हो रहा है और A के लिए और कोई नहीं हो रहा, ठीक है। आगे C1 और X का हो रहा है, तो इसका मतलब आ गया CX आ गया। उसके बाद C का कोई और नहीं हो रहा। B के 2 रूट हैं, BY, ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की थी कि 3Z क्या दिया था आपको, तो ये आपके पास आएगा BZ आएगा। ओके, समझ लगी ना बात की। तो ये आपके पास है कंपोज फंक्शन आ गए। किसकी कंपोजिशन की आपने, S और R की, याद रखिएगा, ठीक है ना। सिंपल सा ये कंसेप्ट था, तो और ये ध्यान से करिएगा, क्योंकि मैंने तो थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। मैंने कहा बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, मैंने फिर भी मुनासिब समझा कि मैं दोबारा बच्चों को बता दूं कि ये जो रिलेशन है ये इस तरह कंपोज करेंगे, और रूट देख लेने आपने, जो रूट कंप्लीट होते हैं ना वो आपकी कंपोजिशन होगी, वो आपकी क्या होगी, कंपोजिशन। माइंड में रखिएगा, भाई तनसीर ने यही कहा था, जब भी रूट कंप्लीट होंगे तो वहां पे आप देखो ना, A का और 1 का और X का रूट कंप्लीट है, B3 और Y का, B3 और Z का, समझ लगी ना बात की। तो और C1 और X का रूट कंप्लीट है, तो ये आपके जो फर्स्ट और लास्ट आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके कंपोजिशन रिलेशन में आएंगे। यू अंडरस्टैंड, बस सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है, तो ये याद रखिएगा। ओके, आपके पास कंपोजिशन रिलेशन है, कौन सी कंपोजिशन रिलेशन है, विच इज द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम, जो कि पीछे वाली एग्जांपल की है ना, जैसे सेम वही चीज़ है सारी, वही आपके पास सेट है, ABC वही सारा कुछ है, बस सिंपल। मैं आपका सर खाने आ गया हूँ देखो ज़रा करना क्या है, A, B और C आपके पास सेट हैं, आपने इनकी कंपोजिशन करनी है। 2 रिलेशन है आपके पास, मिसाल के तौर पे एक रिलेशन आपके पास बनेगा R A से B, दूसरा रिलेशन बनेगा B से C S, ठीक है। 2 रिलेशन है R और S, उनको कंपोज करना है। सेम वही एग्जांपल है सारी, वही सारा कुछ है। तो करना क्या है, देखो ज़रा, जो रूट पूरे जिनके पूरे रूट बने हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, SOR में, बस सिंपल सी ये बात है, सिंपल सी, और कुछ भी नहीं है। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। पहले मैं कहने लगा था ये सेल्फ है, फिर मैंने कहा नहीं यार करवा देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। सेम वही सेट, वही आपके पास रिलेशन, सारा कुछ वही है, जो एग्जाम्पल है वही सारा कुछ उसने एग्जाम्पल देकर समझाया हुआ है कि एरो डायग्राम कैसे करवाते हैं। तो एरो डायग्राम वही मैंने आपको कंसेप्ट बड़े अच्छे से करवा दिया है, तो आप ये कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो जो रूट कंप्लीट हुए थे किन किन के हुए थे, A से X, फिर B से Y, B से Z, B से Y, B से Z, फिर C से X, समझ लगी ना बात की। ये आपके पास क्या आ जाएंगे, SOR, ओके, कंपोज हो जाएंगे, S और R की कंपोजिशन आपके पास आ जाएगी। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। सिंपल सी ये आपने कंसेप्ट जो है ना अपने माइंड में रखना है। जिस तरह आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हर एक कंसेप्ट के बाद एरो डायग्राम और फिर बाद में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, इसी तरह कंपोजिशन की भी होती है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। उसके अंदर बूलियन आ जाती है। बूलियन क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि बूलियन क्या है। इसमें बूलियन आप याद रखिएगा, बूलियन का सारा कंसेप्ट है यहाँ पे। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन रिलेशन बूलियन के ऊपर ही सारा डिपेंड करते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले एक रिलेशन है आपके पास R A to B, दूसरा रिलेशन है S B to C, समझ लगी ना बात की। तो इसे रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, M फॉर मैट्रिक्स कंपोजिशन S और R की, ठीक है ना। तो इसे आप कैसे लिखोगे, अलग अलग करके, M देखो ज़रा ध्यान से करिएगा ज़रा, MS R है तो MR पहले, ठीक है, और MS बाद में, और दरमियान में ये और वैसे आ जाएगा, समझ लगी बात की। तो ये आगे पीछे करके लिखना है आपने, मल्टीप्लिकेशन करनी है ना जब मैट्रिक्स की, तो इस तरह करनी है। यू अंडरस्टैंड, आगे जाके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब बूलियन
एडिशन क्या है, बुलियन एडिशन के ऊपर ही सारा आपका कंसेप्ट होगा, बुलियन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही सारा कंसेप्ट होगा। देखो ज़रा 1 + 1 2 आना चाहिए, चलो 2 आ गया, लेकिन 2 पे डिवाइड करना है। हर एक अंडरस्टैंड यहाँ पे 3 भी आ जाता तो 2 पे डिवाइड करना था। बाइनरी लैंग्वेज याद है, 0101 प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, वो सारा कंसेप्ट है। यहाँ पे 2 को 2 पे डिवाइड करोगे 1 आया, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है। लेकिन बाइनरी लैंग्वेज में क्या करते हैं, CS में प्रोग्रामिंग में जो बाकी बचता है वो यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर आपने लिखना है। यू अंडरस्टैंड, ये है बुलियन एडिशन। मल्टीप्लिकेशन देखो सिंपल, ये एक केस ऐसे हो सकता है, एक केस ऐसे हो सकता है 1 + 0 1 आ गया, 0 + 0 0 आ गया, ठीक है। बुलियन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 1 × 1 1 आ गया, फिर 1 × 0 0 आ गया, 0 × 0 0 आ गया। यू अंडरस्टैंड, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में आप क्या करते हो, 0 1 का कॉम्बिनेशन लेके चलते हो। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में यही काम है, ओके 0 1 का। तो आपने 0 1 से बाहर नहीं जाना, जब भी 2 बनेगा 2 पे डिवाइड करना है, 1 लिखना है वहाँ पे। जी छोटी सी एग्जांपल है, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि MR उसने गिवन दिया होना चाहिए, MS भी गिवन दिया होना चाहिए, ठीक हो गया। वी हैव टू फाइंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग रिलेशंस SOR और ROS आपने फाइंड आउट करना है। 2 क्वेश्चन हैं आपके पास यहाँ पे। सबसे पहले मैंने क्या निकाला हुआ है, MSOR। तो क्या करेंगे, जब ये खोलेंगे एक्सप्लेन करेंगे इसे, तो क्या करेंगे, ओपन करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे MR। ये देखे ना, मैंने बताया था आपको इसकी डेफिनेशन में, ये पहले लिखना है, MR पहले लिखना है और MS एंड पे लिखना है, और दरम्यान में आपके पास ऑपरेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू लगा दी MR की और लगा दी ये MS की। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, जो 9th क्लास में पढ़ी है आपने चैप्टर नंबर 1 में। अगर आर्ट्स से पढ़े हो तो चैप्टर नंबर आपने कौन सा पढ़ा है, 6। यू अंडरस्टैंड ना, 10th आर्ट्स में। अगर साइंस से पढ़े हो तो चैप्टर नंबर आप 9th 1 पढ़ा है। अगर FSC की है या ICS की है तो याद रखिएगा चैप्टर नंबर 3 की है। अगर BSc की है तो चैप्टर नंबर आपने 4 5, ठीक है ना, 3 4 5 की है। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। तो याद रखिएगा, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है, आगे जाके पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं लीनियर जबरे में भी ये चीज़ें आएंगी। यू अंडरस्टैंड ना, तो बस इतना बड़ा है इससे ज़्यादा नहीं बताना। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये मैं आराम से सादा सा तरीका आपको बताऊंगा, और यहाँ पे MSOR मैं निकाल दूंगा, और उसके बाद आपने MROS आपने निकालना है। ये इनकी जगह शफल कर देनी है, ये बाद में, ये पहले, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा MROS, ये आपने खुद करना है, ठीक है ना। कर लोगे ना दूसरा पार्ट, तो ये मैं करवाता हूँ आपको। जी पहली रो को ना पहले कॉलम के साथ, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ, इस तरह मल्टीप्लिकेशन करनी है, ध्यान से याद रखिएगा। पहली रो को सारे पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, देखो ज़रा, 1 0 0 0 आ गया, 0 0, देखो पहले को पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक हो गया। 0, ये भी 0, और ये आपके पास आ जाएगा 1 = 1, ठीक है ना। ये लो, समझ लगी बात की। इस तरह आगे चलो, इसी पहली रो को ले गए, 1 = 1, ठीक है, 0, और ये भी 0, ये लो। उसके बाद आगे फिर चलो, 0, फिर 0, और 1 = 1, ठीक है। इसी तरह दूसरी रो की बारी आ जाएगी सारे कॉलम के ऊपर, देखो 0 0 0, ठीक है। इसी तरह आगे चलो, 1, ठीक है, 0, और ये भी 0, ओके हो गया। फिर आगे चलो, 0 1 0, ये लो, ओके हो गया। फिर ये रो वैसे ही 0 0 है, ये सारा कुछ 0 0 ही कर देगी। एक रो जो 0 होती है ना, किसी के साथ, किसी कॉलम या रो के साथ मल्टीप्लाई जब भी होती है ना, तो याद रखिएगा वो 0 0 ही हो जाता है सारा कुछ। तो ये सारे 0 0 हो जाएंगे, करके देख लें आप। 0 0 0, देखो 0 0 0, ठीक है, फिर बाद में 0 0 0, फिर 0 0 0, तो फाइनल आपके पास आंसर आएगा 1 1 1 0 1 1 0 0 0। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया MSOR का। अब MROS आपने खुद फाइंड आउट करना है, ओके, कर लीजिएगा। हमारे पास एग्जाम्पल है कि आया कि आपके पास 2 रिलेशन है R और S, उनकी जो कंपोजिशन है वो भी रिफ्लेक्सिव है। मतलब कि अगर R भी रिफ्लेक्सिव है और S भी रिफ्लेक्सिव है तो उसकी कंपोजिशन भी रिफ्लेक्सिव होगी। ये प्रूव करनी है हमने। एग्जाम्पल समझ लगी ना बात की। चलो देखो ज़रा,
सबसे पहले सपोज कर लिया कि आर और एस जो है ना वो रिफ्लेक्सिव हैं, देन जो है ना फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए अगर करे तो उसकी ऑर्डर पेयरिंग जो है ना उसका रिफ्लेक्स ए कॉमा ए बिलोंग टू आर होगा। जैसे 1,1 बिलोंग टू आर, 2,2 बिलोंग टू आर, 3,3 बिलोंग टू आर। इसी तरह ही एंड ए कॉमा ए बिलोंग टू एस, तो ये दोनों रिफ्लेक्सिव हैं। तो इनकी बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिलेशन ऑफ एस ओ आर इट इज क्लियरली दैट ए कॉमा ए बिलोंग टू composition of for all to A belong to A, hence SOR is reflexive। ये क्या हो गया, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, हमें समझ नहीं लगी कि ये कैसे रिफ्लेक्सिव हो गई। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, जर्नल सी सिंपल सी एग्जांपल है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम रिलेशन डिफाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने पीछे किया। एक रिलेशन आर है जो ए से ए है, ए से ए अगर ए होगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसका इमेज आगे पड़ा होगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा रिलेशन एस है, वो भी ए टू ए है, वो भी रिफ्लेक्सिव है। उसका एक सेट ए है तो उसका आगे उसका इमेज पड़ा हुआ है सेट ए का, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव है। समझ लगी ना बात की। इसी तरह हम डिस्कस करते हैं इसकी जर्नल एग्जांपल, जिस तरह हमने पीछे प्रीवियस एग्जांपल्स पढ़ी हैं रिफ्लेक्सिव के लिए और कंपोजिशन फंक्शन के लिए, रिलेशन के लिए। किसी भी फंक्शन को कंपोज करने का मतलब ये होता है कि आपके पास 3 सेट्स होने चाहिए। तो समझ लो कि ये देखो ज़रा, ए से बी था, ये बी से सी, जिस तरह हमने पीछे वाली एग्जांपल्स की, तो डायरेक्ट इन दोनों का रिलेशन निकालना था। तो इसका मतलब है कि अगर एस ओ आर अगर हम निकालें इनकी कंपोजिशन, तो ए टू ए होनी चाहिए इसकी भी, ऐसे दोनों की, ठीक है ना। समझ लगी बात की, ए टू ए होनी चाहिए। चलो पहला भी ए, दूसरा भी ए, तीसरा भी ए। सिंपल रिफ्लेक्सिव के लिए ऐसे रिलेशन होता है, सेम सेट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए सेट के लिए, फिर ए दूसरे सेट के लिए, फिर ए तीसरे सेट के लिए। अब ए से ए रिलेशन अगर बनेगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर देखो मैं खड़ा हुआ हूं, अगर मेरे सामने मिरर है तो मेरा रिफ्लेक्स दिखाई देगा तो मैं रिफ्लेक्सिव हूं ना। समझ लगी ना बात की। तो ए टू ए रिफ्लेक्सिव, फिर ए टू ए रिफ्लेक्सिव, ए टू ए रिफ्लेक्सिव, ए टू ए रिफ्लेक्सिव। तो हर एक सेट का इमेज बनेगा आगे वाले रिलेशन, आगे वाले सेट में उसका रिलेशन बनाने के लिए। यू अंडरस्टैंड। तो ए टू ए, ए टू ए, ए टू ए, मतलब कि सिंपल समझ लग रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्स हो रहे हैं, रिफ्लेक्स बन रहे हैं। तो इट मीन हम कह सकते हैं कि आपके पास आर और एस जो है ना वो रिफ्लेक्सिव हैं, इनकी कंपोजिशन। तो इसी के तहत उसने लिखा था कि बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ एस और आर, तो क्लियरली डैट ये रिफ्लेक्सिव है। यू अंडरस्टैंड। समझ लगी बात की। हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना शेयर कीजिएगा और कमेंट सेशन में जाके हमारे लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़ा करें और ज़्यादा ज़्यादा दुआ में याद रखा करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।